जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में, वो ये कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी कंडीशन में क्या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को या नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मन्नान और मैं हूं आपका फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी कंडीशन के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी की कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं या क्या मैनेजमेंट हमें अप्लाई करनी चाहिए। ये वीडियो ना सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स के लिए है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स को किसी भी लेवल पे डील कर रहे होते हैं। वो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं जो उनको थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सब बातों को एड्रेस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मस्कुलर एट्रोफी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत से लोग इन दोनों कंडीशंस को मिसमैच करते हैं, मिसडायग्नोज करते हैं और उसकी बेस पर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो सही प्रोवाइड नहीं करते और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जो चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं वो उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की कंडीशन में मसल एट्रोफी हो रही होती है, यानी मसल वेस्टिंग हो रही होती है, लेकिन हर मस्कुलर एट्रोफी यानी मसल वेस्टिंग जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं होती। मसल एट्रोफी होने की रीज़न ये होती है कि आप मसल यूज़ नहीं कर रहे, उसके डिसयूज़ की वजह से मसल की वेस्टिंग शुरू हो जाती है और मसल जो बल्क है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में रिकमेंड किया जाता है कि जब आप मसल ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो आपका मसल बिल्टअप होना शुरू हो जाता है और मसल एट्रोफी जो है वो रुक जाती है और मसल अपनी फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। ऑपोजिट टू डैट, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका मसल नहीं बन रहे, जो आपके मसल बल्क था वो यूज़ हो रहा है, यानी जो रिजर्वायर आपकी बॉडी में मसल्स की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर था वो यूज़ हो रहा है, वो यूटिलाइज़ होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वो नया नहीं बन रहा और वो नहीं बन सकता। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप मसल की ट्रेनिंग करें और वो आपका मसल जो है वो बनना शुरू हो जाए। ये हो सकता है कि आप वो जो मसल वेस्टिंग है और मसल यूटिलाइज़ हो रहे हैं उसके लाइफ स्पैन को आप बढ़ा सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करवाते। हम ऐसा नहीं करते कि हम मसल्स को यूज़ करें, बल्कि ओवर यूज़ करवाएं पेशेंट को, ये सोच करके उसका मसल बल्क बनना शुरू हो जाए और उसकी स्ट्रेंथ फिर से गेन होना शुरू हो जाए, जो उसको वीकनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द ईयर्स उसको फील हो रही होती है और उसकी जो एक्टिविटीज़ और माइलस्टोन्स हैं वो डिले की तरफ जा रहे होते हैं। हम ऐसी कंडीशन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करवाते। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो मसल अवेलेबल हैं हमारी बॉडी में, हमारे पास जो एनर्जी रिजर्वायर हमारे पास स्टोर है हमारी बॉडी में, वो हमें ज़ाया नहीं करना होता। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कंडीशन में हमारे पास जितनी एनर्जी मौजूद है, जितना मसल प्रोटीन मौजूद है, जितना मसल बल्क मौजूद है, हमें उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम पेशेंट को गाइड करते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरफ, उसकी स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग की तरफ, उसके पोस्चर की तरफ, कि वो कैसे अपने इस मसल बल के साथ और इस एनर्जी रिजर्वायर के साथ अपनी जो रिमेनिंग लाइफ है उसको बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। इसके बरअक्स हम मसल एट्रोफी कंडीशन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिकमेंड करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, जिससे पेशेंट बेहतर हो जाता है। अभी हम आते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी की मैनेजमेंट की तरफ, कि हम क्या चीज़ें जनरल प्रोटोकॉल के तौर पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स को करवा सकते हैं। एक बात तो मैंने यहाँ पर मेंशन की कि हमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी कंडीशन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अवॉइड करना होती है। मसल का जो यूज़ है उसको बहुत एहतियात से करना पड़ता है ताकि हम उसके रिजर्वायर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। उसकी जो भी नेसेसिटीज़ हैं, उसकी बहुत ही जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं, हम उसमें उसको यूटिलाइज़ करते होते हैं। इसके साथ साथ हमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के तौर पे ये सिखाना पड़ता है कि आप अपने मसल्स को किस हद तक यूज़ कर सकते हैं और किन एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि एक पेशेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी का अगर वो अपने घर से 10 कदम या 20 कदम दूर चल कर जाता है किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, उसे मस्जिद जाना होता है या उसे स्कूल जाना होता है बच्चे को, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर वो डेली बेसिस पे जा रहा है, या इवन वो अपने घर में भी लॉन में मूव कर रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसको वॉक करनी पड़ती है या कुछ रनिंग करनी पड़ रही है, अगर वो इस काबिल है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप व्हील चेयर यूज़ कर लें। और अगर वो व्हील चेयर यूज़ करें और उसको बेहतर तरीके से अपने बाजुओं से मूव करें, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को रिकमेंड करें कि वो ऑटोमेटिक व्हील चेयर यूज़ करें। और इसकी एग्जांपल्स हमने खुद देखी कि बहुत से लोग जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स हैं, उन्होंने अपने लाइफ स्पैन को और अपने मसल रिजर्वायर को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए ये एक्टिविटीज़ छोड़ी, वॉकिंग और रनिंग की एक्टिविटीज़, जिनमें उनकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, उनका मसल बल्क वेस्ट हो रहा है और उनको वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
उसकी बजाय वो ऑटोमेटिक व्हीलचेयर पर आ जाते हैं और ऑटोमेटिक व्हीलचेयर वो यूज़ करते हैं अपनी फिंगर्स के साथ, बिल्कुल मिनिमम मूवमेंट के साथ वो अपनी जो भी माइलस्टोन है वो अचीव करते हैं। उन्हें किसी जगह पर जाना है तो व्हीलचेयर को ऑटोमेटिकली अपनी फिंगर्स की मदद से यूज़ करते हुए वो अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस हमें पेशेंट्स में करवाने पड़ते हैं, इसलिए कि उनका लाइफ स्पैन हम कोशिश करके बढ़ा सकें, उनका मसल बल्क जो है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। एक चीज़ ये कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी कंडीशन में चूँकि मसल वेस्टिंग हो रही होती है और अल्टीमेटली जाके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और इसमें एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन मुख्तलिफ रिसर्चेस मुख्तलिफ बताती हैं कि 20 to 25 ईयर्स, और कुछ रिसर्चेस में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो हमने ये भी देखे कि जो अडल्ट एज में जाके 30-40s में भी जाके पेशेंट की उनका लाइफ स्पैन इतना हो सकता है। तो एक रिलेटिवली नॉर्मल तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन एक अच्छा लाइफ स्पैन पेशेंट स्पेंड कर सकते हैं अनलेस कि उनकी जो डाइजीज़ की प्रोग्रेसिवनेस है वो कम हो और उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। एक चीज़ ये कि उनके मसल को आपने बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना है और उनकी एक्टिविटीज़ को मिनिमम करना है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब आप एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ कर रहे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप उनको जॉइंट की रेंजेस ना करवाएं और पेशेंट को व्हीलचेयर पे या बेड पे पड़े हुए उनको कंट्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाएं। ऐसी कंडीशन में बेहतर तरीका ये होता है कि आप पेशेंट की रेगुलर बेसिस पर रेंजेस करवाएं, जॉइंट रेंजेस करवाएंगे तो उनके जो कंट्रैक्चर्स बन रहे होते हैं उनके नी जॉइंट पे, उनके हिप जॉइंट पे, उनके शोल्डर्स पर, उनके जो मेन जॉइंट्स हैं उन पर आप उनको कंट्रैक्चर्स को ब्रेक कर सकते हैं और जो मसल अवेलेबल हैं उनको बेहतर तरीके में हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग के साथ, जो जितनी सी स्ट्रेचिंग जॉइंट की रेंज में होती है आप उनको नॉर्मल रेंज तक एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और उनको रेंजेस रेगुलर बेसिस पर करवा सकते हैं। इसके साथ साथ चूँकि मसल वेस्टिंग हो रही होती है और पेशेंट का जो पोस्चर है और स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो आ रही होती हैं, ऐसी कंडीशन में हम रिकमेंड करते हैं और पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि उनमें स्कोलियोसिस डेवलप ना हो, उनमें कोई ऐसी चेंजेस डेवलप ना हो रही हों जो फर्दर उनकी कंडीशन को वर्स करें। इसके लिए हम करते ये हैं कि उनको मैनेजमेंट सिखाते हैं, उनकी पोस्चर ट्रेनिंग करवाते हैं, पेशेंट की जो व्हीलचेयर है उसको कंफर्टेबल बनाते हैं, पेशेंट को प्रॉपर बैक सपोर्ट देते हैं, उसको कुशन यूज़ करना सिखाते हैं, उसको जो मैनेजमेंट है उनकी बेड मोबिलिटी है, उनकी व्हीलचेयर मोबिलिटी है, उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी उनकी अगर रिस्ट्रिक्टेड है और उनको बहुत उसमें मुश्किल पेश आ रही है तो उसकी हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं। सिर्फ एक बात का खास कर रखना है कि आई रिपीट कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी कंडीशन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अवॉइड करना चाहिए और इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो मसल रिजर्वायर पेशेंट के पास अवेलेबल है, जो उसके पास कैपेबिलिटी और कैपेसिटी अवेलेबल है पेशेंट के पास, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करके उसके लाइफ स्पैन को बेहतर बनाया जा सके। अभी बहुत से लोगों के ज़हन में ये भी क्वेश्चन होगा कि हम किस तरह से मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मसल एट्रोफी कंडीशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं और फिर हम किस तरह से प्रॉपर्ली उनको उनका मैनेजमेंट डिज़ायर मैनेजमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रॉपर एक असेसमेंट पर डिस्कशन करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि मस्कुलर एट्रोफी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमें किस तरह से पता चलता है कि पेशेंट को मसल एट्रोफी है या मसल डिस्ट्रोफी कंडीशन है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक ज़रूर देइएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका इसके रिलेटेड होता है या किसी और कंडीशन के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।